जय हिंद एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज का डे अगेन एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। और अगर हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है तो हमें अपनी आदतें बदलनी है, हमें अपना सोचने का तरीका बदलना है कि कैसे हम अपनी चीज़ों को कंसिडर करें कि ताकि हम अपने एग्जाम और हम अपने लक्ष्य को पा सके। सो बेटा आज है 7 जून और आज है फ्राइडे। बहुत सारी न्यूज़ हमारे साथ में है, बट हम आपको फिर से बताना चाह रहे हैं कि अगर आप हमारे बहुत जल्दी 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा देते हैं तो आपकी CDS की लाइव क्लासेस यहां पर स्टार्ट कर दी जाएंगी एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी लाइव। आपको हर चीज लाइव देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो लाइक वाला और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। लाल वाला बटन दबाएंगे आप और उसके नीचे नोटिफिकेशन वाला आता है, वहां पर ऑल भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखना शुरू करते हैं बेटा। आज ही खबरें, बहुत सारी खबरें हमारे सामने। सबसे पहली खबर आ रही है हमारे सामने कहां से? अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम। देखिए, दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। क्यों प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए? बिकॉज सुनीता विलियम जी, क्या है इनके बारे में कि भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम पहली बार चालक दल के साथ परीक्षण उड़ान पर नए अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे बेटा? बोइंग स्टार लाइन के पहले क्रू मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्यक्ति कौन बन गई है? तो सुनीता विलियम्स बन गई है। देखना शुरू करते बेटा यहाँ पे कि भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम बुच विल्मोर के साथ में बोइंग स्टार लाइन पर सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बन गई है। 59 वर्षीय विलियम्स ने नए मानव रेंटेड अंतरिक्ष यान के पहले मिशन पर उड़ान भरने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो केवल और केवल आपको इतनी बात याद रखनी है कि सुनीता विलियम जी जो है ये पहली बोइंग स्टार लाइन पर सवार होकर के अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बन गई है। ठीक है, तो इसके बाद फिर से हम लोग देखना शुरू करते हैं बेटा। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग और नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, ये थोड़ा सा आपके डिफेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट खबर नहीं बनती है, इसलिए क्योंकि सुरक्षा समूह ने आखिरकार जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण कर लिया है। और आपको देखने को मिलेगा कि जेपी इंफ्राटेक के बारे में आपको बहुत पहले से अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि ये कर्ज में डूबी रियल्टी फर्म है और इसके अधिग्रहण से हमको यह समझ में आएगा कि जो दिल्ली NCR में रुकी हुई आवासीय परियोजनाएं हैं उनका निर्माण करने के लिए फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो हम वही देख लेते हैं यहाँ पे कि सुरक्षा समूह ने 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन करके कर्ज में डूबी रियलिटी फर्म जेपी इंफ्राटेक का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। जल्दी वह दिल्ली NCR में रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं का निर्माण शुरू करने के लिए 125 करोड़ रुपए का इक्विटी फंड लगाएगी। तो केवल और केवल आपको इतनी बात समझनी है कि सुरक्षा रियलिटी ने किसका अधिग्रहण किया है? अधिग्रहण किया है जेपी इंफ्राटेक का। देखते हैं यहाँ पे सुरक्षा ग्रुप ने 3 सदस्यीय बोर्ड बनाकर किस कर्ज में डूबी रियलिटी फर्म का अधिग्रहण या नियंत्रण अपने हाथ में लिए लिया है? तो याद रखिएगा ये जेपी इंफ्राटेक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, आपकी डिफेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनती है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे। अब देखिए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द डिफेंस एग्जामिनेशन। ये आपके डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। कैसे? कि रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में शामिल करने के लिए 4 बैंकों के साथ में समझौता ज्ञापन किया है। देखते हैं क्या है यहाँ पे कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा लेखा विभाग DAD ने देश भर में इन बैंकों की 1128 शाखाओं में स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में शामिल करने के लिए 4 बैंकों के साथ में समझौता ज्ञापन करने पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखिएगा, पेंशन प्रशासन प्रणाली रक्षा या स्पर्श एक वेब आधारित प्रणाली है। ये वेब आधारित प्रणाली है जो पेंशन दावों को संशोधित करने और बिना किसी बाहरी मध्यस्थ के रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में सीधे पेंशन जमा कराने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अगर आप देखेंगे तो रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में शामिल करने के लिए 4 बैंकों के साथ में समझौता ज्ञापन किया है। अब 2-3 चीजें याद रखिएगा कि वो 4 बैंक कौन कौन से हैं बेटा। तो याद रखिए कि DAD ने नई दिल्ली में बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में समझौता ज्ञापन किया है और ताकि उन्हें 4 बैंकों की 1128 शाखाओं में स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में शामिल किया जा सके। ठीक है, चलो भाई देखो फिर से देखते हैं हम लोग। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी क्योंकि जो पेंशन
जिनको मिलती है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है और कई बार आपको देखने को मिलता है कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से पेंशन डिले हो जाती है। ठीक है, तो देखना है मतलब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई भुगतान को समक्ष करने के लिए पेरू के रिजर्व बैंक के साथ में साझेदारी की है। अब समझिएगा यहां पे बेटा, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL और पेरू के रिजर्व बैंक ने लैटिन अमेरिका देश में यूपीआई जैसी व्यवस्था समय भुगतान प्रणाली को सक्षम करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। यह सहयोग एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जिसमें पेरू दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है जिसने विश्व स्तर पर प्रसिद्ध यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई तकनीक को अपनाया है। तो याद रखिएगा बेटा, जैसे यूपीआई हमारे यहां चलता है, सेम एज जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसको अपना लिया है अब पेरू ने भी। और पेरू जो है ये आपका देखने को आपको मिलेगा पहला जो अमेरिका का पहला देश बन गया है, उसने ये अपनाया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात, देखो यहां पे लिखा भी हुआ है कि जिसमें पेरू दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है जिसने विश्व स्तर पर प्रसिद्ध यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई तकनीक को अपनाया है। तो याद क्या रखना है आपको, केवल और केवल इतनी बात कि विश्व स्तर पर प्रसिद्ध यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तकनीक को अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन सा बन गया है। तो याद रखना है बेटा, ये कौन है आपका, पेरू है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है सेबी से, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। क्या बोलते हैं हम कि सेबी ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की समीक्षा के लिए समिति बनाई है। सेबी ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के स्वामित्व और आर्थिक संरचना की समीक्षा करने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाने के लिए उषा थोराट, अब ये याद रखना है आपको, ये मेन पॉइंट बन जाता है आप लोगों के लिए कि करने के लिए जो समीक्षा करने के लिए समिति बनाई गई है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो उषा थोराट जी कर रही है। में एक सहर्द समिति बनाई गई है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लचीले, स्वतंत्र और तटस्थ जोखिम प्रबंधकों के रूप में कार्य कर सके। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो हम क्वेश्चन क्या देखेंगे भाई, इतना ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसमें से और कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं निकल करके आती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल करके आएगी, हाल ही में सेबी ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के स्वामित्व और आर्थिक संरचना की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो याद रखिएगा ये कौन है, ये है आपकी उषा थोराट जी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो ये भी आप लोगों के लिए उतनी ज्यादा नहीं, अगर आप बोलेंगे तो ये आप लोगों के लिए 40%, अगर आप बोले 100% में से तो ये 40% आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। 60% इसके ना आने के चांसेस हैं, 40% इसके आने के चांसेस बन सकते हैं। चलो भाई देखो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कोलैबोरेशन। और जो कोलैबोरेशन बेटा हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं अलग अलग देशों के बीच में फॉर बायो फार्मास्यूटिकल। तो बायो फार्मास्यूटिकल के लिए अगर हम देख रहे हैं यहां पर कॉपरेशन, तो किन के बीच में है, भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ ने बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। तो हम देखेंगे क्या, मेन याद रखिएगा, ये तो हो गई बात, सिंपल समझ में आ गई हमें। यह घोषणा सैन डियागो कैलिफोर्निया में बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान आयोजित बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की उद्घाटन बैठक में की गई, जो दुनिया की सबसे बड़ी बायो फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी है। तो केवल और केवल आपको इतनी बात याद रखनी है कि भारत के साथ में किन देशों ने बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक लचीले आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए गठबंधन शुरू किया है। तो याद रखिएगा ये क्या है बेटा, ये है आपका दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। चलो एक चीज और देख लो, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, गठबंधन को कोविड-19 महामारी के दौरान अनुभव की गई दवा आपूर्ति की कमी के जवाब में शुरू किया गया था। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। अब ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज यहां पर साझेदारी की गई है अलग अलग देशों के साथ में, और दक्षिण कोरिया का नाम बहुत जगह पर आ रहा है। जितनी भी दक्षिण कोरिया से रिलेटेड न्यूज मैंने लास्ट एक हफ्ते में बताई है, उस एक हफ्ते में बताई गई न्यूज के बारे में आप सारी चीजों के बारे में लिखेंगे। मैंने बार बार पूछा आपसे कि कॉस्मोस से रिलेटेड एक कंपनी है हमारे यहां जो 3D प्रिंटेड बना रही है चीजें, और 3D प्रिंटेड बना रही है, आपने ये लिखा नहीं था, फिर भी मैंने बोला था कि ये धनुष वो पॉइंट है जहां से चीजों को लॉन्च किया जा रहा है, उसके बाद भी आपने नहीं लिखा है। तो क्या कर रहे हैं आप, लग रहा है आप अपनी तैयारी में पीछे हट रहे हैं।
चलो भाई देखना शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट की बात। और नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बेटा, तो आ रही है हमारे सामने स्पेस एक्स से न्यूज। स्पेस एक्स मतलब कि हम बात कर रहे हैं एलॉन मस्क की, और एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने क्या किया है, स्पेस एक्स को स्टारशिप वाहन की चौथी टेस्ट फ्लाइट लॉन्च करने के लिए यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी मिल गई है। और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज FAA के बारे में अगर आप देखेंगे तो बेटा याद रखिएगा, देखो यही क्वेश्चन बनेगा। और तो ये फर्जी की बातें यहां से लेकर के यहां तक लिखी हुई हैं, ये सही है, फर्जी नहीं है। यहां से लेकर के यहां तक इसके बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें यहां पर स्पेसएक्स अभी जो कर रही है या चौथी टेस्ट फ्लाइट में कर रही है। बट मेन क्या है, FAA या फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेन इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि स्पेसएक्स के स्टारशिप को स्टारशिप वाहन की चौथी परीक्षण उड़ान शुरू करने के लिए यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA की मंजूरी मिल गई। सिंपल सी बात है। इसी संदर्भ में यूएसए FAA का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, देखो ये मैंने बोला ना FAA इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो FAA का नेतृत्व कौन कर रहे हैं बेटा, तो याद रखिएगा बेटा ये है आपके माइकल विटेकर। ठीक है, तो माइकल विटेकर क्या कर रहे हैं, माइकल विटेकर FAA का एडमिनिस्ट्रेशन या हम बोल रहे हैं कि नेतृत्व कर रहे हैं। चलो भाई देखो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, तो फिर से हम बोलेंगे बेटा गूगल की बात आ रही है यहाँ पे। इन्होंने अनाथ अकेनाशी जो पहले एली लिली में थी, एली लिली वही वाली कंपनी है जिसने सबसे पहले इंसुलिन बनाया था। अगर आप एनसीईआरटी में देखें क्लास 12th में, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने अनाथ अकेनाशी को नया CFO नियुक्त किया है। याद रखिएगा बेटा, अकेनाशी का एली लिली में 23 साल का करियर है जिसमें इन्होंने CFO के रूप में काम किया। तो हम फिर से देखेंगे बेटा, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने अनाथ अकेनाशी को कंपनी का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी दैट इज CFO नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, यहां पर कुछ चीजें बेटा अल्फाबेट इंक के बारे में लिखी हुई है। CEO सुंदर पिचाई है इसके। संस्थापक आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा कि लैरी पेज साहब है, उसके साथ में ब्रिन। और देन आप बोलेंगे कि स्थापना कब हुई है इसकी, मुख्यालय कैलिफोर्निया या आप बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यहां पर है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे सामने आ रही है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए बन जाती है क्योंकि कई बार आपसे इंडियन बैंक के अपॉइंटमेंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार ये बन जाता है। तो समीर बंसल साहब, देखिए मुस्कुराता सा नूरानी चेहरा जो है वो है समीर बंसल साहब का, और ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बना दिए गए किसके, PNB मेटलाइफ के। तो हम देखते हैं यहाँ पे PNB मेटलाइफ ने समीर बंसल को MD CEO नियुक्त किया है। और केवल इतनी ही बात है आपके लिए जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बनती है। तो देख लेते हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि निजी जीवन बीमा कंपनी BNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने समीर बंसल को 1 जुलाई 2024 से कंपनी का प्रबंध निदेशक दैट इज MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया है। नियुक्ति विनियामक अनुमोदन के अधीन है। ठीक है, चलो भाई देखो। अच्छा, किसकी इन्होंने जगह ली है तो ये भी याद करिएगा, ये आशीष श्रीवास्तव जी हैं जिनकी जगह इन्होंने ले ली है समीर बंसल साहब ने। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग, और नेक्स्ट बात आप लोगों के लिए आ रही है, देखो यहाँ पे कि न्यूजीलैंड और फिजी साझेदारी मजबूत करेगा। किस तरह साझेदारी मजबूत करेगा कि न्यूजीलैंड और फिजी ने नेताओं ने अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तरीकों पर चर्चा की और रक्षा तथा क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार तथा लोगों के बीच संपर्क सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। ठीक है, तो केवल इतनी बात याद रखिए आप कि वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1.4 बिलियन या आप बोलें $870 मिलियन का है, जो विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बना हुआ है जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। तो याद रखना है आपको केवल ये न्यूजीलैंड और फिजी ने साझेदारी को मजबूत करने के लिए बीच में वार्ता की है, या हम बोलते हैं कि इन्होंने कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। देखते हैं यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है कि दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित उन द्वीप देशों का नाम बताइए जिन्होंने रक्षा और क्षेत्रीय व्यापार और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक दूसरे से साझेदारी की है। तो याद रखिएगा बेटा, ये क्या है आपका, ये आपका बन जाता है न्यूजीलैंड और फिजी। ठीक है, देखो इतने इंपॉर्टेंट न्यूज आज के आपके न्यूज से निकल करके आती हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए CDS की तो आपको 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने हैं। जिस दिन हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए
हो जाएंगे, उसी दिन आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगे। वो आपको पता है कि लाइव क्लासेस में लाइव इंटरेक्शन में जो मजा आता है वो अलग लेवल का होता है। ठीक है, तो ये रही आज की न्यूज। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कल और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।